उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है प्रिंस और ये है देहरादून उत्तराखंड से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये इनके सवाल जो भी हैं वो आपके भी हो सकते हैं, जैसे करियर कैसा है, व्यवसाय करना ठीक रहेगा या नौकरी की तैयारी करूं, कंटिन्यूटी कैसी रहेगी, जीवन में दाम्पत्य का क्षेत्र कैसा है, माता पिता के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं, आदि आदि चीज़ें, जैसे धन की स्थिति कैसी है, कुंडली में धन योग कितने बने हुए हैं। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के सवाल हैं। उसके बाद थोड़े से बहुत अच्छी स्थिति में सवाल जाकर के इन्होंने पूछा है कि इष्ट के साथ संबंध कैसे जोड़े जाएं, इनकी कुंडली का इष्ट कौन है ये जानेंगे। उसके बाद फिर से जानेंगे कि कैसे ये जानेंगे कि जो व्यक्ति काम करेगा वो कंटिन्यूअस उस पर जो है वो मेंटेन कर पाएगा, उस स्थिति को वो लगातार जो है वो ढो करके चलेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको लगातार उस काम में बना रहेगा, ऐसे उसको जो भी आप बोल सकते हैं कि वही काम करता रहे, बदले नहीं। ये सारी चीज़ें आज के कुंडली के विश्लेषण में मुख्यतया केंद्र में रहेंगी। अगर इसमें से कोई भी एक सवाल आपके दिमाग में है तो निस्संदेह आपको ये कार्यक्रम पूरा देख लेना चाहिए। और कार्यक्रम वैसे पूरा ही देखा करिए, शाम का कार्यक्रम भी देखा करिए। NAKULPARASHARA से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज्योतिषी लक्ष्य नाम से प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर के प्रत्येक दिन का कार्यक्रम अवश्य देख सकते हैं। वहाँ से अपॉइंटमेंट भी बुक की जा सकती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब यहाँ लेके आता हूँ। पहले इनकी कुंडली में आप देखिए जरा कि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश कैसे है। आप लोगों को मैं जो कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं, 12 राशियां होती हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसे 12 भागों में बांटा गया है और 12 भाग के एक एक अधिपति बनाए गए हैं। जैसे 12 भाग में एक एक अधिपति, इसका मतलब है कि पहला भाग ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। और एक जो ये पूरा जो आप चौकोर सा देख रहे हैं क्षेत्र, ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का। मतलब अगर ये पूरा संपूर्ण वृत्त होगा तो एक जो हिस्सा है उसका वो 30 डिग्री का होगा। मतलब कोई भी ग्रह वो चलना यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ आते आते 30 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से कोई ग्रह शुरू करेगा तो ऐसे 30 डिग्री पे आके यहाँ खत्म हो जाएगा। ऐसे ये ग्रह यहाँ से 30 डिग्री, फिर ऐसे ऐसे ये चीज़ें चलती रहेंगी। और प्रत्येक, जैसे पहली राशि जो है वो मेष राशि होती है, जिसे एरियस बोलते हैं ना, ARIES, पता नहीं एरिश बोलते हैं, तो वो मेष राशि है जिसके अधिपति मंगल यहाँ बैठे हैं लग्न में। दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, जिसके अधिपति होते हैं शुक्र, वो जाकर के देखिए स्वग्रही बैठे हैं। यानी कि इनकी कुंडली में लग्न के अधिपति तो चलो ठीक है बाद में देखेंगे, पर मेष राशि के अधिपति मंगल यहाँ बैठ गए, वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति हो जाएगा। 2 नंबर की राशि के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में देखिए यहाँ पे स्वग्रही होकर के बैठे हैं। शुक्र की दूसरी राशि ये भी होती है, यानी कि तुला राशि, तो इसके अधिपति भी यहीं बैठ गए। इसका मतलब है कि ये भाव तो ठीक हुआ ही, क्योंकि इस भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो केंद्र में बैठ रहे हैं। और इस लग्न की कुंडली जो मकर लग्न की कुंडली बनी है, इस कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति, 5वां भाव ये हुआ, ये पहला हुआ, तो इस भाव के अधिपति देखो शुक्र की राशि में अपनी ही राशि में बैठे। 3 नंबर की राशि के अधिपति बुध होते हैं। वो जन्म कुंडली में उनको बैठना था यहाँ, पर वो बैठ गए हैं यहाँ, और यहाँ से बैठ करके वो जो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से 7 घर आगे देखता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देखेंगे। यानी कि पंचम भाव पे बुध की दृष्टि जातक को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ थोड़ा व्यापारिक दृष्टिकोण का भी रखने वाली, और नेचर वाइज जातक थोड़ा बालकपन में रहता है और उसकी महत्वाकांक्षा थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती है। 4 नंबर की राशि के अधिपति चंद्रमा, कर्क राशि, कैंसर जिसे बोलते हैं, इस भाव के अधिपति, मतलब ये भाव इनका हुआ, 4 नंबर यहाँ बना और इसके अधिपति यहीं बैठ गए। इसका मतलब है कि अभी तक आपने अच्छाई के तौर पे क्या देखी कि लग्न के अधिपति जो भी बनते हो, उस पर आऊँगा 10 नंबर पे तब बताऊँगा। 1 नंबर के अधिपति मंगल उच्च के बैठ गए। 2 नंबर राशि के अधिपति शुक्र स्वग्रही, ये भी बहुत बढ़िया मालव्य योग बनाया। 3 नंबर राशि के अधिपति दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं, मतलब 6वें भाव के अधिपति का एकादशवें में बैठना दारिद्र दोष पैदा करता है। हालांकि व्यक्ति को उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। चौथे नंबर यानी कि 4 नंबर की राशि बनती है जन्म कुंडली के 7वें भाव में,
यहाँ के अधिपति चंद्रमा ही होते हैं, ये स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ये सबसे अच्छी बात होगी। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति की पत्नी सुंदर, सुशील, बुद्धिमान, तेजस्वी और लक्ष्मी संपन्न, साथ ही साथ बड़े ही खुश मिजाज और बड़े ही पवित्र आत्मा की बनती है। उसके बाद 5 नंबर की राशि के अधिपति बनते हैं सूर्य, सिंह राशि के अधिपति। वो जाकर के जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठे हैं और दिग्बली होकर के, षडबल में सबसे ज्यादा बलवान होकर के राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं। और यहाँ पे शुक्र को उन्होंने अस्त नहीं किया है, डिग्री के हिसाब से आगे बताऊंगा कि कैसे हैं, पर यहाँ पे शुक्र अस्त नहीं है। इसका मतलब है कि दशम भाव बलवान है और दशम भाव में व्यक्ति नौकरी भी करेगा तो अच्छे पद वाला कर सकता है। अगर बढ़िया पद ना मिले तो व्यक्ति को खुद का कारोबार कर लेना चाहिए। इस कुंडली में पद के योग बहुत अच्छे हैं। तो पहले आरंभ में एक उम्र सीमा तक मैं बताऊंगा कि वो कब तक आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और उसके बाद हालांकि अब उनकी बहुत ज्यादा अवस्था नहीं, 1986 का डेट ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा होता है, तो अब व्यक्ति को खुद का कारोबार कर लेना चाहिए, पर वो आगे बताऊंगा कि कौन सा। तो यहाँ पे सूर्य की जो स्थिति है वो व्यक्ति को नौकरी वगैरह लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत भी में व्यक्ति को लेके जाती है, और वो और भी आगे बताऊंगा कि वस्तुतः क्यों नहीं हुई। नवम भाव के अधिपति बनते हैं कन्या राशि के बुध बनते हैं। जैसे यहाँ के भी अधिपति बुध बने थे मिथुन राशि के, वही नवम भाव यहाँ होता है। इसके अधिपति बुध यहाँ बैठे हैं शनि के साथ, मतलब भाग्य भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति का शनि के साथ संबंध व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा आलसी और भाग्य का मंद होना और साथ ही साथ भाग्य का लाभ देना भी, ये दोनों ही तरीके का परिणाम मिलेगा, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। लेकिन लग्न के अधिपति भी होते हैं और भाग्य के अधिपति भी होते हैं, एक साथ लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव के अधिपति भी बलवान हैं, पंचम के कारक भी जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं, गुरु होते हैं, और पंचम भाव पे बुध की दृष्टि है जो वस्तुतः भाग्य का अधिपति होता है। इस वजह से व्यक्ति के पास पूर्वजों का बल होगा, वो अपने माता पिता का आदर भी करेगा और उनका नाम रोशन भी कर देता है। दरअसल ये स्थिति यहाँ से भी देखने को मिल रही है। सूर्य और शुक्र एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति कभी भी पद की इच्छा रखता है, हालांकि कई बार उसमें दिक्कत भी होती है। दशम भाव के अधिपति दशम में, ये मैंने चर्चा करी थी। एकादशवें के अधिपति मंगल बनते हैं वृश्चिक राशि के अधिपति। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है स्कॉर्पियो, उसके अधिपति मंगल उच्च के बैठे हैं। मतलब लाभ और चतुर्थ के अधिपति का उच्च का होना, इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में जो भी वो अपने बल पे प्राप्त करना चाहता है, जो भी एक्वायर करना चाहता है, जो भी चीज वो उसका जो जीवन का लक्ष्य है, वो निसंदेह जहां भी वो पहुंचना चाहता है, अंतिम परिणति उसके भाग्य में जो चीज लिखी होगी वो निसंदेह उसको मिल जाएगी। ऐसी स्थितियां उसके मेहनत के बाद दिख सकती है। और 12वें भाव के अधिपति, ये 12वां भाव है, अंतिम भाव, जहां धनु राशि बनी है, धनु राशि की सैजिटेरियस जिसको हिंदी में धनु कहते हैं, उसके अधिपति गुरु जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं। धनु राशि के अधिपति गुरु। अब ऐसी इसका प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति के पास बजट कम बने और व्यक्ति हमेशा व्यय में बना रहता है, या जीवन में उसको ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ती है। ये एक जनरल जो है वो इक्वेशन बना कि आपकी कुंडली में ये भाव का अधिपति यहाँ था, बैठना यहाँ था, बैठा यहाँ है। पर अब इसको समझने की बात और भी गहराई से उतरते हैं और कुंडली में ज्योतिषीय दृष्टिकोण देते हैं कि कुंडली में धन योग कैसा बना है। तो लग्न के अधिपति या लग्न में ही उच्च के मंगल का बैठना व्यक्ति को सबसे पहले तो डिप्लोमेट बना दे। महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची होती है क्योंकि सूर्य भी दिग्बली हैं और मंगल भी लग्न में उच्च के बैठे हैं। साथ ही साथ शुक्र भी व्यक्ति को पद के लाभ में और लोभ में दोनों में लेके जाएंगे। अब सवाल है व्यक्ति का कि अब मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय। उसके लिए आपको आपकी कुंडली में लग्न को देखना होगा। लग्न के अधिपति शनि बनते हैं मकर और कुंभ के। मकर राशि की तो अंग्रेजी मकर राशि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मकर राशि कैप्रिकॉन, हाँ कैप्रिकॉन बोलते हैं। तो कैप्रिकॉन यानी कि मकर, इसके अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे। और कुंभ राशि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कुंभ राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि के अधिपति शनि होते हैं वो लाभ में, यानी कि लग्न और धन इन दोनों भावों के अधिपति लाभ में। ये स्थिति ही व्यक्ति को धन भाव के अधिपति का लाभ भाव या भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठ जाना। और वस्तुतः आप जब देखेंगे तो मंगल जो बैठे हैं वो भाग्य लाभ भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे और लग्न के अधिपति शनि वो जाकर के एकादशवें में बैठ गए। तो ये परिवर्तन योग बनेगा। अब जरा विचार करके देखिए कि कुंडली कितनी मजबूत बनेगी कि लग्नेश यहाँ पे वृश्चिक राशि के और यहाँ पे भी वो लग्नेश वृश्चिक राशि के बैठे हैं।
वहां भी वो जिस अंश में बैठे हैं वो अनुराधा नक्षत्र में ही बैठते हैं, खुद के नक्षत्र में। यहाँ भी वो अपने ही नक्षत्र में बैठे, वहां पे भी शनि जो है वो बुध के साथ बैठे हैं। यहाँ पे शनि भाग्य के अधिपति होकर के छठवें में जा रहे हैं, चंद्रमा नीच के साथ। इस वजह से थोड़ी सी समस्या व्यक्ति को नौकरी पेशा आदि में हो सकती है। नौकरी में रोजी रोजगार और रोटी को इकट्ठा करने में व्यक्ति को थोड़ी बहुत समस्याओं में जाना पड़ सकता है। उसका कारण ये होगा कि यहाँ शुक्र जो है वो स्वग्रही है, पर सूर्य नीच के हैं, जिनका नीचभंग सूर्य ने जो शुक्र हैं वो 24 डिग्री के हैं और सूर्य जो है वो 8 डिग्री के हैं। बहुत अंतर होने के कारण हालांकि नीचभंग है, पर फिर भी वो द्वितीय दृष्टिपात मतलब प्रथम दृष्टिया वो नीचभंग नहीं होगा। बैठे हैं तो अवश्य ही उसका परिणाम व्यक्ति को मिलने लगेगा, लेकिन वो जैसे आपने पूछा कि क्या मेरी कुंडली में नौकरी का योग है, मैंने कहा हाँ, लेकिन क्या मेरी कुंडली में 100% नौकरी का योग है, मैंने कहा थोड़ा कमजोर है। क्यों? क्योंकि सूर्य का नीचभंग नहीं हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरा डिग्री वाइज वो दोनों अंतर में हैं, और सूर्य वहां स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं, जिसका अधिपति राहु आपसे खाली मेहनत ही करवा रहा है, कुछ बेहतर देने की स्थिति में थोड़ा कम हो रहा है। भाग्य भाव के अधिपति शनि जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, थोड़े संकोच में है। भाग्य भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे जन्म कुंडली में जो भाग्य भाव के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में बुध के प्रभाव शनि के साथ आ रहा है, और बुध वहां पे विशाखा के बैठे हैं, जिसके अधिपति जो गुरु हैं वो थोड़े से परिणामों से हट रहे हैं। ऐसी स्थिति में जातक को नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नौकरी के लिए जो प्रधानतया सूत्र देखा जाता है कि जन्म कुंडली के दशम भाव से शनि का संबंध बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। उसके बाद चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के छठवें भाव से बनना चाहिए। मंगल और बुध का संबंध आप देख रहे हैं कि बहुत मजबूती से नहीं बन रहा है। मंगल की राशि में ही खाली बुध बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि जो है वो लग्न पे नहीं है, मंगल लग्न में उच्च के बैठे हैं। यहाँ पे भी सूर्य जो हैं वो शुक्र के संबंध में आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र और सूर्य क्रमशः एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पे भी शनि वृश्चिक राशि में। अब एक बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे भी शनि वृश्चिक के, यहाँ पे भी शनि वृश्चिक के, यहाँ भी शनि वृश्चिक के, और सप्तम भाव के अधिपति जो व्यापार का भाव होता है इसके अधिपति यहीं बैठे। यहाँ पे भी सूर्य धनु के, यहाँ पे भी सूर्य धनु के। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कुछ ऐसा काम आरंभ में अवश्य ही करता है कि उसको नौकरी मिल जाती है, पर बाद में चल करके अगर चाहें तो ये अभी शुक्र की दशा में चल रहे हैं, अभी इनकी कुंडली में 2025 के जुलाई तक नौकरी के योग बनेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं। हालांकि मैं एक बात और भी कर दूं कि कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आई है जहां वो अंतिम स्टेज में जाकर के उसको बहुत ही कम अंकों से मुंह छुपाना पड़ा है या नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसी भी स्थितियां बनती, क्योंकि सूर्य मकर राशि की कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठे हैं, और वो कहीं ना कहीं थोड़े से डाइवर्टेड हैं। दिग्बली ग्रह कभी भी बलवान ही होता है, लेकिन शुक्र जब दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो क्षेत्र से संबंधित, पुरुषार्थ से संबंधित समस्याओं को देने वाले हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में व्यापार के लिए जो स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी बन रही है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। गौर से समझिएगा। अश्विन और कार्तिक माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति किसी का भी अपने जीवन में हस्तक्षेप कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। दक्षिणायन में जन्मे हैं, आत्मबल की कमजोरी और सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाएगा, इस वजह से सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। या कई बार ऐसी स्थितियां भी बिल्कुल ही आई हैं जहां व्यक्ति की उम्र के बीतने तक वैकेंसी कमजोर रही या सीटें कम रही हो, या कई बार जो है वो उपयुक्त स्थिति व्यक्ति के जीवन में ना बन पाई हो, जिसके कारण कई बार गड़बड़ी हुई है। उसके बाद हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा अपने काम के लिए आलस्य का भी रहा होगा। हालांकि राहु यहाँ जो बैठे हैं वो व्यक्ति को जबरदस्त मेहनती बनाएंगे। इस भाव के अधिपति भी व्यापारिक दृष्टिकोण ही दे रहे हैं। यहाँ के अधिपति शुक्र यहाँ बैठ करके व्यापारिक ही दिखा रहे हैं। गुरु की तुला राशि पे दृष्टि भी व्यक्ति को व्यापारी ही बना रहे हैं। सप्तम भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठ करके व्यापार ही दिखा रहे हैं। पर नौकरी का लालच व्यक्ति को क्यों था? क्योंकि यहाँ सूर्य थे और यहाँ बैठे थे मंगल, इस कारण से। और गुरु की जो दृष्टि थी वो नवी दृष्टि सूर्य पे जा रही थी। ग्रह जहां बैठता है वहां से सातवें भाव को देखता है। कुछ अलग अलग ग्रह जैसे शनि, गुरु और मंगल, इनको अलग अलग दृष्टियां प्राप्त होती हैं। जैसे गुरु जहां बैठेंगे वहां से पांचवें घर को देखेंगे तो थोड़ी सी समस्या पैदा करेंगे, प्रतियोगिता पे उनका लाभ बहुत ज्यादा रहेगा नहीं, थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए
तो व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने वाले, और गुरु की दशा में व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है। वहीं गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण ज्यादा दे रहा है, मतलब कर्म क्षेत्र जो दशमांश है और जो चतुर्थ भाव बना है और जो दशम भाव बना है और जो सप्तम भाव बना है, ये दोनों ही स्थितियां जन्म कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है व्यापारिक दृष्टिकोण के मामले में। दशमांश कुंडली में भी लग्न के अधिपति जो गुरु बने हैं वो राहु के साथ कंफ्यूजन में जा रहे हैं। यहाँ पे भी दो दो व्यवसायिक ग्रह बुध और चंद्रमा बैठे हैं। यहाँ पे भी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही थे, यहाँ भी चंद्रमा बुध जैसे व्यापारिक और व्यवसायिक ग्रह के साथ बैठे हैं। इस वजह से जातक को व्यापार पे ही वक्त ज्यादा लगाना चाहिए। मैं एक बात कह दूं, हम कई बार ये चीज नहीं समझते, इस वजह से भी हम आधी अवस्था जो है वो जो अवस्था का एक बहुत ज्यादा अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा जो है जहां पे आप बहुत ज्यादा मजबूती से काम कर सकते हैं, वहां आप खो चुके होते हैं। अगर आप इस बल पे थोड़ा ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे आपको नए लोग मिल जाएंगे जो बहुत ही छोटी अवस्था में तीव्रतम गति से विकास करके बहुत ही अच्छे लेवल पे जाकर के अपने आप को स्थापित करें, क्योंकि हम कई बार नौकरी के चक्कर में पड़ के अपनी अवस्था को कमजोर करते हैं। और इसमें आपकी कुंडली निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा मदद कर देती है कि हमें वास्तव में जीवन को किस क्षेत्र में लेके जाना चाहिए, नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा आपको लालची बना देते हैं और कई बार आपको पापक नहीं शुभग्रह होने के कारण नौकरी के पीछे धकेलने वाले लेके जाते हैं। लेकिन रविवार के जन्मे होने से व्यक्ति अच्छा होता है, यहाँ पे भी कमजोरी नहीं है। पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया, साध्य योग बहुत बढ़िया। आपने मेहनत तो, मैं एक कुंडली को एक बार अगर 100% भरोसे से कह दूं तो ये कुंडली डेफिनेटली नौकरी वाली रही है, पर परिस्थितियां इसको नौकरी नहीं, ये कुंडली 100 में से 99 बार जो है वो नौकरी के लिए सफल रही है और एक बार असफल रही है। क्योंकि कुंडली में नौकरी ना हो ऐसे योग नहीं है, कुछ चीजों पे जाकर के कुंडली थोड़ी कमजोर हुई है, इस वजह से नौकरी नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति रोजगार में के क्षेत्र के लिए अगर वो व्यवसाय का चयन करता तो निस्संदेह अभी तक बहुत आगे जा चुका होता। पंचम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना और दशम भाव में बैठना, चतुर्थ भाव की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में बनना, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को माता का, पिता का, भाई का, बहन का, कुटुंब का, इन सभी लोगों का सुख व्यक्ति को मिलता रहता है और व्यक्ति सबको सुखी करता रहता है। ये स्थिति भी दिख रही है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन में माता का असर बहुत ज्यादा होता है। माता पराक्रमी और बहुत ही ज्यादा कष्ट के बाद भी अपने बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेती है। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। गुरु राहु के साथ है, पत्नी लाने से पहले कुंडली मिला लेना चाहिए। मंगल शुक्र के साथ है, ये क्षेत्र थोड़ा कमजोर हो रहा है। बुध यहाँ पे बैठे हैं, इस वजह से थोड़ा कमजोर है। नवमांश आपकी कुंडली का थोड़ा ठीक नहीं बन रहा, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का बैठना, गुरु का राहु के साथ जाना, उसके बाद मंगल का शुक्र के साथ बैठना, चंद्रमा का शनि के साथ बैठना, सप्तम भाव में सूर्य का बैठना आपको वो कई बार थोड़ी क्रूर या थोड़ी जिद्दी या कई बार वो जो है वो बालकपन से युक्त होने वाली थोड़ी बचकानी हरकतें करने वाली ऐसी मिल जाती है। हालांकि बुध और शुक्र का शुभकर्त्री योग लगेगा। सप्तम भाव के अधिपति जो गुरु हैं वो राहु के साथ हैं, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। गुरु राहु के साथ अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति को व्यापार से ही उसका नाम बढ़ेगा। अब बात आती है दूसरे सवाल पे। मैंने नाम रोशन करने की बात कही है, लेकिन एक बात बताता हूँ। आपकी कुंडली में आपने इष्ट के बारे में पूछा है और ये सवाल अभी बाकी है कि कौन से क्षेत्र का व्यापार करना चाहिए। आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह उपस्थित है वो आपकी कुंडली में उपस्थित हैं शुक्र। नवांश कुंडली की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, खूब आराधना करना जरूरी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आवश्यक है रात को सोते समय। उसके अतिरिक्त जो है वो आपको प्रत्येक दिन नारायण कवच अगर हो सके तो उसको सुन लिया करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आदित्याय नमः का जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। ग्रहण काल अगर बीत रहा हो, कुछ अच्छा मुहूर्त गुरु पुष्य योग बन रहा हो, कोई कभी मन किया तो बैठ करके लगातार जो है वो आदित्याय नमः जप लिया। सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन अवश्य दिया करिए। मकर लग्न की कुंडली है, किसी को गलत सलाह नहीं देगी, गंदी हरकतों में व्यक्ति कभी नहीं जाता है, कानून का जानकार होता है, बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, ज्ञान से संबंध रखने वाला होता है, कभी भी किसी को बुरी आदतों में ले नहीं जाने वाला है, हमेशा सबको अच्छी और सच्ची सलाह देने वाला है। कानून को जान करके भी कई बार व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तेजस्वी होता है और बहुत ही गंभीर होता है। उसकी वाणी, उसका प्रभाव, उसका एजुकेशन, उसकी बुद्धि, उसका प्रभाव, ये सब निश्चित रूप से कभी भी गंदा
और अनुभव कभी भी कमजोर नहीं। उसके भले ही नौकरी उसको ना मिली हो, पर फिर भी समाज में उसकी प्रतिष्ठा कभी भी कम नहीं होगी और उसको कोई भी ठेंगा नहीं दिखा सकता है। ये आपको मैंने इतनी सारी चीजें बताई। अब आपको मैं आपके मूल प्रश्न पे लेके आता हूं। जैसे आपने पूछा है कि आपको व्यापार किसका करना चाहिए। इसके लिए सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों को जब हम देखते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा बलवान होता है। नौमांश कुंडली में सूर्य अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं, दशमांश कुंडली में भी सूर्य मित्र की राशि में जा रहे हैं। ऐसी अवस्था आपकी कुंडली में सूर्य को और भी ज्यादा बलवान बना रही है और निश्चित रूप से सूर्य की दशा को और भी ज्यादा रेगुलेट अच्छे तरीके से करने वाली बना रही है। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए जो इस स्थिति में जा रहे हैं उसके आधार पर यहाँ बढ़िया और यहाँ भी बढ़िया बन रहा है। इसका मतलब है कि हम अगर ये सवाल गौर से समझें कि व्यक्ति के जीवन में व्यापार कितना समाया है और वो कितना उसको इरेगुलर करेगा या कितना रेगुलराइज होगा, तो इस सवाल के उत्तर के लिए साइंटिफिकली शनि जब जन्म कुंडली में यहाँ भी 8 में बैठे हों, यहाँ भी 8 में बैठे हैं और यहाँ भी 8 में बैठे हैं, इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति किसी भी व्यापार का चयन करता है तो निसंकोच वो उसको अंतिम तक छोड़ेगा नहीं और रेगुलराइज अच्छे तरीके से कर लेगा। आपकी कुंडली में ये एक अच्छी बात है क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ व्यापार में है। चंद्रमा नहीं, यहाँ पे बुध की राशि बनी चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ और स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं। आपको व्यापार ही करना था शुरू से। इसके अतिरिक्त अब मैं आता हूं इस सवाल पे कि करना क्या है। आप खाने पीने से संबंधित किसी भी सामग्री की दुकान कर सकते हैं। कोई भी व्यवसाय जो खाने पीने से संबंधित हो, दूध, दही, पेड़ा, खोआ, लस्सी, आम, फल, मिष्ठान, भंडार आदि कुछ भी, ये चीज हुई पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप कागज से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मशालों से संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। रसोई घर में जितनी भी चीजें आती हैं उससे संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। जनरल स्टोर, छोटा सा मॉल और क्रॉकरी का काम, ये आपकी कुंडली में बनता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में जैसे होता है ना वो कपड़ों का कारोबार, कपड़ों पे जो कारीगरी होती है वो कशीदाकारी, वो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली को देख करके भी मैं कहूंगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में सफल हो जाएगा क्योंकि दशमांश कुंडली के दशम भाव के अधिपति, ऐसे नहीं समझना, जन्म कुंडली के दशमांश चैप्टर के दशम भाव के अधिपति देखिए परिवर्तन में है ना, गुरु सूर्य की राशि में और सूर्य गुरु की राशि में, इसे अच्छा कहेंगे। परंतु लग्न के अधिपति का राहु के साथ जाना यहाँ पे थोड़ी बहुत मशक्कत करवाए। इस वजह से आपको अगर थोड़ी बहुत समस्या आए भी तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने से मत रखिएगा और उससे बहुत ज़्यादा परेशान होने का कोई अर्थ नहीं होगा। आपको हमेशा ही अपने करियर को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करते रहना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से आपको हमेशा ही शनि का रत्न नीली या नीलम भी धारण किया जा सकता है। शुक्र का रत्न ओपल भी आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। क्लियर है? मशाला, किचन से संबंधित सारा कारोबार, पेपर से संबंधित सारी चीज़ें, कपड़े से भी थोड़ा बहुत, कॉस्मेटिक चीज़ें, मिठाई की दुकान और क्रॉकरी का काम मैंने कहा, लाइटिंग और डेकोरेशन का काम, उसके बाद आप कैटरिंग जो होता है, कैटरिंग का बिजनेस, वो भी कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें। अब इसमें सब फलों का कारोबार भी मैंने कहा, इतना सारा मैंने बताया है। अब आपको मैं बताऊं, इष्ट मैंने बताया, बजरंगबली को पूजना आवश्यक होगा। अब आपकी कुंडली में मैं एक बार ये बता देता हूं कि कौन से ग्रह कितने प्रतिशत का परिणाम करेंगे। जैसे आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का जो है वो लाभ में जाना धन योग होगा, धन भाव के अधिपति का लाभ में जाना धन योग होगा, तृतीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन में जाना व्यावसायिक नेचर और व्यवसाय और करते करते व्यक्ति मरता है, चतुर्थ भाव के अधिपति का उच्च का होना भाग्यशाली और महाभाग्यशाली महाधनी योग होगा, पंचम भाव के अधिपति का योग कारक की स्थिति में जाना और बहुत ही मजबूती से परिणाम देना, व्यक्ति को बहुत ही अल्टीमेटली बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाले बनेंगे। छठवें भाव के अधिपति का दारिद्र दोष बनाना, सातवें भाव के अधिपति का सातवें में बैठना, जिसे प्रत्येक दिन व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाए, कुछ ऐसा काम करे। आठवें भाव के अधिपति का सप्तम में दसवें में जाना, ये थोड़ा कमजोर, और इस वजह से व्यक्ति का करियर जो है वो थोड़ा फंसी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रुक करके चलता है या उसका एक डिसएडवांटेज मिलने लगता है। नवम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, ये भाग्य को बल तो देते हैं, विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय भी होते ऐसे में देखा जाता है। दशम भाव के अधिपति दशम में, वो क्षेत्र से संबंधित पैदा करते हैं समस्या, वो शुक्र का काम होता है, उन्होंने किया है, उन्होंने अपना काम किया है। एकादशवें भाव के अधिपति लग्न में, ये महाभाग्यशाली महाधनी योग। 12वें भाव के अधिपति का धन में जाना, ये दुष्चक्र आपको फंसा करके रखेगा, कई बार आपके जीवन में
बेवजह के खर्चों से आपको उलझा करके रखता है। ग्रहों का संबंध कैसा बना है? गुरु का संबंध चंद्रमा से सकट योग, ये ठीक नहीं है। गुरु का संबंध बुध से, ये बहुत अच्छा होगा। गुरु का संबंध सूर्य से, ये बहुत अच्छा होगा। गुरु का संबंध शुक्र से, ये बहुत अच्छा होगा, जिसमें व्यक्ति को अनुभव और उसका मोरल वैल्यू बहुत बेहतर होता है। लग्न में मंगल उसको कभी भी झुकने ना दे, डरने न दे, गिरने न दे, नुकसान ना होने दे, हर बार उठा करके पटक दे और फिर भी खड़ा हो जाए फिर से वापस, ये चंद्रमा देंगे। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनी है। सूर्य 50% का परिणाम करेंगे, चंद्रमा 100% पूरा, मंगल 100% पूरा, बुध 25% से भी कम। इस वजह से ही कई बार आप इंटरेस्ट आरंभ में कम लिए थे व्यापार में, या फिर सोचते थे नहीं मैं यही करूंगा, मुझे करना ही है, यही होता है। थोड़ा व्यक्ति घमंडी भी हो जाता है। गुरु थोड़े कमजोर, इस वजह से भी गुरु का प्रभाव कमजोर रहा। अंक ही कम मिले ना, हर बार थोड़े थोड़े अंकों से व्यक्ति छटता रहा और उसका ज्ञान कई बार काम नहीं आया। बाद में परीक्षा हॉल से निकला तब उसको बातें याद आती हैं, अरे मैंने गलती ये कर दी, मुझे ये लिखना था। कई बार जब व्यक्ति अंतिम तक चला जाता है तो इंटरव्यू में भी जाए या फिर जब एकदम बिल्कुल अंतिम समय पे आए तब उसकी चीजें उसको याद ही नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने पीछा ही छोड़ दिया है या भाग्य ने हाथ दामन छोड़ दिया है, ऐसा होता है। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, इस वजह से योग कारक ग्रह ही मृतप्राय बैठा था। मैंने कहा था वो 24 डिग्री के हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी होती है। उसके बाद राहु केतु और शनि में, शनि बहुत अच्छे हैं, इस वजह से आपको वो हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे। और निस्संदेह आपकी कुंडली में सूर्य भी अच्छे परिणाम देंगे, चंद्रमा भी, मंगल भी, ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में हमेशा ही आपके लिए तैयार हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। सूर्य को अर्घ प्रत्येक दिन, एकादशी का व्रत प्रत्येक दिन, रविवार को नमक, एकादशी का व्रत प्रत्येक दिन नहीं होता, प्रत्येक महीने में होता है एक बार, शुक्ल पक्ष वाला, और रविवार को नमक बिल्कुल बंद, सूर्य को अर्घ नित्य कर्म में शामिल करिए। और क्या बताऊं, हाँ कुछ और चीजें बता देता हूं। आपकी कुंडली के लिए श्रवण नक्षत्र अच्छा रहेगा, अनुराधा भी ठीक है, शतभिखा भी ठीक है, विशाखा थोड़ा कमजोर, स्वाति ठीक है, पुष्य ठीक है, पुनर्वसु ठीक होगा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद ठीक होगा। ये कुछ नक्षत्र आपके लिए कोई भी काम करने के लिए ये शुभ होंगे। अच्छा नहीं होगा आपकी कुंडली के लिए थोड़ा सा पुष्य, दवाइयां, और मैंने जैसे कोई भी धार्मिक कृत्य करना हो तो पुष्य वगैरह में थोड़ा बचना चाहिए। पुनर्वसु अच्छा रहेगा, उससे भी आप उसमें भी काम कर सकते हैं। ये चीजें मैंने बताई। राहु और केतु आपकी कुंडली में जब भी दशा काल में आएंगे वो आपको 25% अच्छा परिणाम करेंगे। हालांकि मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ वहां राहु की स्थिति आपकी कुंडली के लिए 50% अच्छा और 50% बुरा परिणाम, और केतु आपकी कुंडली में आपको धार्मिक और अनुभवी बनाने के साथ साथ आपको थोड़े गंभीर बना रहे हैं, और गुरु द्वितीय भाव में अकेले बैठ करके धन लाने में वो संकोच और दिक्कत कर रहे हैं, वक्री हो गए हैं, इस वजह से और भी ज्यादा थोड़े से कष्ट में दिख रहे हैं, फ्लक्चुएशन में है वो। दरअसल वो बता नहीं पा रहे, या फिर वो उनको पता नहीं चल रहा है कि मुझे एक्चुअल करना क्या है, क्योंकि वो एक तो इस कुंडली में अच्छे होते नहीं है, नवांश कुंडली में भी वो सप्तमेश होकर के मारक हो गए, दशमांश कुंडली में भी वो 2 केंद्रों के अधिपति होकर के राहु के साथ हो गए। इस कारण से गुरु जो है वो नीचे नीचे डिग्रेडेशन में जा रहे हैं, इस कारण से थोड़ी सी समस्या बन रही है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली की बनती है। अंक आपके लिए हमेशा ही बढ़िया रहे, 2 तारीख अच्छी रहे। उसके बाद आपके लिए शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। आपके लिए कन्या राशि और वृषभ राशि अच्छी रहेगी। विवाह अगर किसी से करना होगा तो कर्क और वृषभ राशि अच्छी रहे। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर तुला राशि भी अच्छी रह सकती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। क्या सवाल और पूछा था आपने? बाकी तो चीजें मैंने बता रखी हैं। भाइयों के साथ संबंध आपके थोड़े कमजोर हो सकते हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा। वैसे आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ आप सारी चीजें पा सकते हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बेहतरीन है, अच्छा है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।